हेलो फ्रेंड्स, हम अपने आज की वीडियो में सामाजिक अध्ययन के जितने भी विकल्पीय क्वेश्चन आए थे 2018 के पेपर में और जो भी अति लघुत्तरी आए थे उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2018 का पेपर है सामाजिक अध्ययन का, तो जितने भी विकल्पीय क्वेश्चन हैं उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आपका, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसमृद्ध विवरण है, यह कथन किसका है। ठीक है, तो ये कथन था आपका रैप्सन का। याद रखिएगा, द ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। रैप्सन ने कहा था कि इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसमृद्ध विवरण है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि पुरापाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी पहिए का आविष्कार, आग की खोज, कृषि का आरंभ या स्थायी जीवन की शुरुआत। तो देखिए, पुरापाषाण काल की बात हो रही है जो कि 5 लाख साल से लेकर 12,000 साल बीसी तक का पीरियड है ये। ठीक है, इसके बाद आया था आपका मध्यपाषाण काल और उसके बाद आया था आपका नवपाषाण काल। तो जो आग की खोज हुई है वो ही आपकी पुरापाषाण काल में। ठीक है, लेकिन आग का प्रयोग करना कब आया है लोगों को, तो वो आया था नवपाषाण काल में। ठीक है, आग की खोज कब हुई, याद रखिएगा, पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई थी। जबकि पहिए के आविष्कार की बात करें तो ये नवपाषाण काल की खोज है। कृषि का आरंभ कब हुआ, तो नवपाषाण काल में आरंभ हुआ। स्थायी जीवन की शुरुआत कब हुई, तो ये भी नवपाषाण काल में हुई। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि पहिए का आविष्कार हुआ, तो मैंने आपको बता ही दिया पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, एक चीज़ ये याद रखिएगा कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर आपको विकल्प वाले क्वेश्चन में मिल जाते हैं। ठीक है, जिसमें उपयुक्त सभी वाले जो आंसर होते हैं मोस्टली वो क्वेश्चन क्या होते हैं आपके लघुत्तरी या जो क्या नाम है अति लघुत्तरी जो प्रश्न होते हैं उनमें उसके आंसर मिल जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि वो क्वेश्चन पहले तो नहीं आया कहीं पर, अगर आया तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महापाषाण से तात्पर्य है धार्मिक अनुष्ठान से, उपकरणों से, पर्वत श्रृंखला से या समाधियों से। तो याद रखिए, महापाषाण काल किसे कहते हैं, ये ऐसा समय था जब समाधि जो होती थी, ठीक है, लोगों को जब दफनाया जाता था तो उनको ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, उसे महापाषाण कहते थे। देखो, पाषाण मतलब होता है पत्थर, महापाषाण मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर। ठीक है, तो जो समाधियाँ होती थी उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे जिससे लोगों को पता चल जाता था कि यहाँ पे समाधि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम का अर्थ है यज्ञ, मंत्र, स्तुति या गान। तो याद रखिएगा, साम का अर्थ क्या है। साम जो शब्द है वो सामवेद से लिया गया है और आपको पता है कि सामवेद जो है उससे संगीत की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जो भारतीय संगीत है उसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो सामवेद से मानी जाती है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, गान। ठीक है, द ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, साम का अर्थ है गान। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर पूछा जाए गायत्री मंत्र किससे लिया है तो आपका ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। ठीक है, 10,600 मंत्र हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा। अगर हो सकता है अगली बार क्वेश्चन पूछ लिया कि यजुर का अर्थ क्या है, तो यजुर्वेद जो है ना उससे यजुर शब्द निकला है और जिसका अर्थ होता है समर्पण। ठीक है, तो यजुर मतलब क्या है, समर्पण। साम मतलब क्या है, गान। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वेदांग कितने हैं। मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया भी था, 7 हैं, 6 हैं, 5 हैं या 3 हैं। तो देखिए, वेदांगों की संख्या है हमारी 6। ठीक है, ब ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर पूछा जाए उपनिषद कितने हैं, तो उपनिषदों की संख्या है 108, याद रखिएगा। वेद कितने हैं, तो वेद हैं 4। ठीक है, पुराण कितने हैं, तो पुराण 18 हैं। तो इन चीज़ों को आप याद रखना। ठीक है, कोई भी पूछ सकता है, एक नंबर में पूछेगा कि पुराण की संख्या कितनी है, तो 18 है। वेदांग कितने हैं, तो 6 हैं। वेद कितने हैं, 4 हैं। उपनिषद कितने हैं, 108 हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता था कुलप, ग्रामिक, ग्रामणी या विस्पति। देखिए, जिस समय जैसे कि आज के समय में जो ग्राम का जो मुखिया होता है वो ग्राम प्रधान कहलाता है, वैसे ही वैदिक समय की बात हो रही है यहाँ पर, तो वहाँ पर जो ग्राम का मुखिया होता था उसे हम लोग ग्रामणी कहते थे। ठीक है, 100 ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, ग्रामणी कहा जाता था जो वैदिक काल में जो मुखिया होता था। ठीक है, विस्पति किसे कहते थे, जो एक पूरा बिस होता था, जैसे बिस उस समय के जो जिले होते थे उन्हें बिस कहा जाता था, तो बिस का जो हेड होता था उसे विस्पति कहते थे। कुलप किसे कहते थे, एक परिवार को कुल बोलते थे। ठीक है, एक परिवार को कुल बोलते थे और उस कुल का जो मुखिया होता था उसे कुलप कहते थे। ठीक है, किसी भी परिवार के मुखिया की बात की जाएगी तो आप कुलप लगाएंगे आंसर। अगर किसी ग्राम के मुखिया की बात की जाएगी तो ग्रामणी लगाएंगे। अगर किसी बिस के मुखिया की बात की जाएगी तो बिस्पति हो जाएगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। 8वां देख लेते हैं, सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था, गेहूँ, चावल, जौ या उपयुक्त सभी। तो सिंधु घाटी की बात हो रही है, मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समय की बात हो रही है। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पहली फसल कौन सी थी जिसे सिंधु घाटी के निवासियों ने उगाया था, तो वो थी आपकी जौ। तो याद रखिए, सिंधु घाटी के निवासियों का जो मुख्य भोजन था वो था गेहूं और जौ। ठीक है, और सा इसका ठीक आंसर है, लेकिन इसमें ऑप्शन सही नहीं दिए गए। तो याद रखिएगा, गेहूं और जौ सबसे ज़्यादा जो सिंधु घाटी के निवासी थे इनका ये मुख्य भोजन था, गेहूं और जौ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है किसके अर्थ में, सोने के अर्थ में, चांदी के अर्थ में, तांबे के अर्थ में
या लोहे के अर्थ में। तो याद रखिएगा ऋग्वेद में जो अयस शब्द है वो तांबे के अर्थ में प्रयोग किया गया है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिए, अगर लोहित अयस का आता है, ठीक है, लोहित अयस आता है, पूछा जाता है ये किसके अर्थ में प्रयोग होता है, तो लोहित अयस होता है आपका तांबे के अर्थ में, और जो श्याम अयस होता है वो होता है आपके लोहे के अर्थ में। ठीक है, श्याम अयस को लोहा कहते थे और लोहित अयस को क्या कहते थे, तो तांबा कहते थे। दोनों चीज़ें याद रखना। और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि श्याम अयस मतलब, श्याम मतलब होता है काला, तो लोहा थोड़ा सा काला होता है, तो श्याम अयस कहते हैं लोहे को और लोहित अयस कहते हैं आपके तांबे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीति में संकलित किया गया। ठीक है, अभिधम्म पिटक की बात हो रही है, किस बौद्ध संगीति में संकलित किया गया। तो सबसे पहले तो याद रखिए 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। पहली बौद्ध संगति हुई थी आपकी अजातशत्रु के समय में, दूसरी बौद्ध संगति हुई थी आपकी कालाशोक के समय में, तृतीय बौद्ध संगति हुई थी आपकी अशोक के समय में, और चौथी बौद्ध संगति हुई थी आपकी किसके समय में, तो ये हुई थी आपकी कनिष्क के समय में। ठीक है, जो पहली का टाइम पीरियड था वो था 455 ईस्वी पूर्व, दूसरी का था आपका 355, सॉरी, पहली का जो टाइम पीरियड था वो था 483 ईस्वी पूर्व, दूसरी बौद्ध संगति का टाइम पीरियड था 383 ईस्वी पूर्व, जबकि तीसरी जो बौद्ध संगति जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है इसका समय था 255 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, तो इन तीनों के टाइम अच्छे से याद रखना। अब हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो अभिधम्म पिटक तृतीय बौद्ध संगति में संकलित किया गया था। ठीक है, अशोक के समय में जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी इसी में अभिधम्म पिटक को संकलित किया गया था। तो सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का मुखिया है पृथ्वी, चंद्रमा, शनि या सूर्य। तो ये सभी को पता होगा कि सौरमंडल का मुखिया सूर्य कहलाता है। ठीक है, जिसके चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से ग्रह ऐसे हैं जिनके बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, याद रखिएगा। नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो आपका कहते हैं पृथ्वी को, याद रखिए। लाल ग्रह कैसे कहते हैं, तो मंगल को कहते हैं। ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और कौन से ग्रह ऐसे हैं जो अपोजिट चक्कर लगाते हैं, ठीक है, तो वो हैं आपके शुक्र और अरुण। और क्वेश्चन बन सकता है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक है, शाइनिंग स्टार किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। और पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, तो वो भी शुक्र को कहते हैं। ठीक है, कई क्वेश्चन बन गए, मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर। तो देखिए, विश्व का सबसे गहरा महासागर की बात की गई है, तो सबसे गहरा महासागर कहाँ पे होगा, जहाँ पे सबसे गहरी गर्त पाई जाएगी। और सबसे गहरी गर्त कौन सी है, तो आपकी मैरियाना गर्त है, जिसकी लंबाई अगर देखी जाए तो 11,033 मीटर है समथिंग। ठीक है, 11,033 मीटर समथिंग है। मैरियाना गर्त सबसे गहरी गर्त है जो प्रशांत महासागर में पाई जाती। तो सबसे गहरा महासागर हो गया आपका प्रशांत महासागर। ठीक है, और इन सागरों की बात की जाए तो देखिए, हिंद महासागर का जो आकार है वो एम आकार का है। ठीक है, एम आकार का है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और इसके चारों तरफ रिंग ऑफ फायर पाई जाती है। रिंग ऑफ फायर से आप समझ रहे हैं, मतलब चारों तरफ ऐसे ज्वालामुखी पाए जाते हैं जिनसे हमेशा आग निकलती रहती है। तो वहाँ पे एक तरीके की ऐसा लगता है जैसे अंगूठी सी बन रही है जब आप अंतरिक्ष से देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। और याद रखना, जो आपका आर्कटिक महासागर है, ठीक है, वो काफ़ी उथला है, उथला महासागर है। ठीक है, मतलब ज़्यादा गहरा नहीं है। अटलांटिक महासागर की बात की जाए तो ये एस आकार का है। ठीक है, एस आकार का है और किसके बीच में पाया जाता है, तो यूरोप और अमेरिका के बीच में ये पाया जाता है। इसकी जो सबसे गहरी गर्त है वो कहलाती है आपकी प्यूटोरिको। ठीक है, तो प्यूटोरिको सबसे गहरी गर्त है अटलांटिक महासागर की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा की स्थापना हुई। देखिए, नासा की स्थापना से पहले आप याद रखिए नासा की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। कहाँ पे हुई, तो अमेरिका में हुई। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है ये, याद रखिएगा। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है, तो अमेरिका की है। और इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। ठीक है, 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो मुख्यालय है इसका वाशिंगटन डीसी। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है 2 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ऐसी आप इंडिया की भी याद रखिएगा। इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है इसरो। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 15 अगस्त 1969 को। कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर पंचायत का कार्यकाल होता है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो याद रखिए, जितने भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए भी थे कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो नगर पंचायत का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। ठीक है, याद रखिएगा, सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी कहलाता है।
नगर निगम की बात हो रही है, तो नगर निगम का जो सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी है वो मेयर कहलाता है। ठीक है, द ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। अब आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि कृषि का आरंभ किस काल में हुआ। तो देखिए, कृषि का जो आरंभ हुआ था वो आपका हुआ था नवपाषाण युग में। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ, तो नवपाषाण जो काल था इसमें कृषि का आरंभ हुआ था, जब इंसान ने बस्तियों में स्थायी रूप से रहना शुरू किया था, बस्तियां बनानी शुरू की थी। और उसी समय कृषि का भी आविष्कार हुआ था, पहिए का भी आविष्कार हुआ था। ठीक है, हल वगैरह का भी आविष्कार हुआ था। तो ये सारी चीज़ें नवपाषाण युग की हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है। तो देखिए, मेसोपोटामिया किससे लिया गया, तो ये सभ्यता थी जो प्रेजेंट टाइम में इराक है, इसे पहले मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। और जो मेसोपोटामिया शब्द था ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, तो मेसोपोटामिया का अर्थ क्या हो गया, ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि, क्योंकि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो दजला और फरात नदियों के बीच की सभ्यता है। ठीक है, इन्हीं के बीच में ये विकसित हुई थी। और प्रेजेंट टाइम में जो दजला और फरात नदियाँ हैं इनके नाम है यूफ्रेटस और टिग्रिस। ठीक है, ये इराक की सभ्यता है मेसोपोटामिया की। और इसका अर्थ क्या होता है मेसोपोटामिया का, तो दो नदियों के बीच की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी। तो हर्यक वंश की स्थापना की थी आपकी बिंबिसार ने। याद रखिएगा, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार थे। और बिंबिसार ने किसको अपनी राजधानी बनाया था, तो राजगृह को। ठीक है, राजगृह को इन्हें अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंद वंश का अंतिम राजा कौन था। तो देखिए, याद कर लीजिएगा अच्छे से कि नंद वंश का जो अंतिम राजा था वो था आपका धनानंद, और इसी को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, तो मगध की गद्दी पर कौन बैठा था, धनानंद को हटाकर तो चंद्रगुप्त मौर्य बैठे थे चाणक्य की मदद से। ठीक है, तो नंद वंश का अंतिम राजा कौन है, धनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। तो याद रखिएगा, जो आपकी जीटी रोड है जिसे हम लोग ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, ये बनवाई थी आपकी शेरशाह सूरी ने। ठीक है, किसने बनवाई थी, तो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। और शेरशाह सूरी गद्दी पर कब बैठा था, तो उसने हुमायूं को हराया था, उसके बाद वो राजगद्दी से मिली थी। ठीक है, तो ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने ही बनवाई थी। और जो रुपया शब्द जो आया है वो भी शेरशाह सूरी ने ही दिया था। ठीक है, जो रुपया शब्द है उसे भी शेरशाह सूरी ने ही दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस समय काल के बीच में हुई थी। ठीक है, तो संपूर्ण वैदिक काल की जो रचना है किस समय काल के बीच में हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। तो अच्छे से याद रखना, जितने भी वेद लिखे गए, जितने भी वैदिक साहित्य लिखे गए हैं, उसका जो समय था वो था 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो याद रखिए, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, कब किया था, तो 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 5 अणुव्रत क्या हैं। ठीक है, तो जैन धर्म के 5 अणुव्रत क्या हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए, महावीर स्वामी के अनुसार 5 अणुव्रत होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है आपको हिंसा नहीं करनी, हथियार नहीं उठाने, लड़ाई नहीं करनी। ठीक है, दूसरा है सत्य, हमेशा सत्य बोलना है। ठीक है, दूसरा अणुव्रत है। तीसरा है आपका अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। ठीक है, चोरी नहीं करनी है। चौथा है आपका ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ईश्वर का ध्यान लगाना है हमेशा। और पांचवा है आपका अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है किसी चीज़ पर अपना अधिकार नहीं जमाना है। ठीक है, कोई भी चीज़ पढ़ी में लगेगी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना अधिकार जमा कर उसे रख लें। ठीक है, तो 5 अणुव्रत होते हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध के ऊपर और ये महावीर स्वामी के ऊपर ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है। इनके 5 व्रत याद रखना, उसमें तीरत्न याद रखना, और उनके जो अष्टांगिक मार्ग हैं उन्हें याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मापक के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम भी लिखिए। ठीक है, तो मापक के अनुसार पूछा है, तो देखिए मानचित्र जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, राजनीतिक मानचित्र, जिसमें क्या होता है कि जो सीमाएं वगैरह होती हैं किन्हीं भी देशों की, वो राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत आ जाते हैं। भौतिक मानचित्र में आपकी अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं, जैसे पहाड़ है, पर्वत है, नदियाँ वगैरह। जलवायु मानचित्र में किसी भी देश की जलवायु वगैरह, ये सब चीज़ें आ जाती हैं मानचित्र में। और आर्थिक एवं संसाधन मानचित्र में क्या होता है, किसी भी देश में जितने भी संसाधन वगैरह पाए जाते हैं, कहाँ पे क्या पाया जाता है, कहाँ पे लोहा पाया जा रहा है, कहाँ पे अब्रक पाई जा रही है, तो ये चीज़ें इसमें दिखाती हैं। ठीक है, अगर मुख्य रूप से देखी जाए मानचित्र तो 2 प्रकार के होते हैं, राजनीतिक मानचित्र और भौतिक मानचित्र। ठीक है, तो याद रखिए, अगर मुख्य रूप से पूछ जाए तो 2 लिख देना, वैसे कई प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन रह रहा था आपका कि बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है, लिखिए। तो देखिए, बौद्ध धर्म के मूल आधार कुछ भी हो सकता है। वैसे तो मैंने जो चेक किया है उसके हिसाब से अहिंसा बौद्ध धर्म का मूल आधार माना गया है। ठीक है, तो अहिंसा क्या है, बौद्ध धर्म का मूल आधार है। और अगर मूल मंत्र पूछते हैं तो बुद्धम शरणम गच्छामि मूल मंत्र हो जाता है बौद्ध धर्म का, और मूल आधार है आपका अहिंसा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2 अक्षांशों के बीच दूरी कितनी होती है। तो देखिए, 2 अक्षांशों के बीच दूरी जो होती है वो हर जगह बराबर होती है, और वो होती है आपकी 111 किलोमीटर। ठीक है, तो 2 अक्षांशों के बीच दूरी क्या होती है, 111 किलोमीटर होती है। और इस दूरी को क्या कहते हैं, तो जोन कहते हैं। ठीक है,
दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। अगर दो देशांतर के बीच दूरी पूछी जाए तो दो अक्षांशों देशांतर के बीच में सबसे ज़्यादा जो दूरी होती है वो होती है विषुवत रेखा पर, ठीक है। विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा दूरी होती है 111.32 किलोमीटर, ठीक है। और इस दूरी को क्या कहते हैं, तो गोरे नाम से जानते हैं इसे, ठीक है। इस दूरी को गोरे कहते हैं, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोब किसका प्रतिरूप होता है। तो याद रखिए ग्लोब किसका प्रतिरूप है, तो पृथ्वी का प्रतिरूप है, ठीक है। किसका प्रतिरूप है, तो पृथ्वी का प्रतिरूप है ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर निगम की आय के स्रोत लिखिए, ठीक है। तो नगर निगम की आय किस किस स्रोतों से होती है, किन किन स्रोतों से होती है, उनके नाम लिखने हैं आपको। तो देखिए ऐसे कई साधन हैं जिससे नगर निगम को आय होती है। पहला क्या है, संपत्ति कर या मकान कर, ठीक है। इनसे भी नगर निगम की आय हो रही है। वाहनों पर और पशुओं पर जो कर लगाया जाता है उससे भी होती है। मनोरंजन स्थल जो होते हैं, ठीक है, जितने भी मनोरंजन स्थल होते हैं उन पर जो कर लगाया जाता है वो भी नगर निगम के खाते में जाता है। विज्ञापन जो आपने बड़ी बड़ी होर्डिंग्स देखी होंगी शहरों में, उसका कर भी किस पर जाता है, तो नगर निगम के पास जाता है। व्यवसाय कर, मनोरंजन कर, जल आपूर्ति कर, सफाई कर, ये सारा का सारा नगर निगम रखती है और सरकार से भी इन्हें अनुदान प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसे मिल रही हैं, नगर निगम को। तो ये है नगर निगम के आय के स्रोत, ठीक है। इन्हीं में से आप 5-6 याद कर लेना अच्छे से और लिख देना एग्जाम में जब भी पूछा जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है, ठीक है। तो जिले की बात हो रही है कि जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन कराता है। तो जिले में परिवार कल्याण के जो कार्य होते हैं वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी कराते हैं, ठीक है। कौन कराता है, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिन्हें CMO भी कहते हैं, ठीक है। CMO इन्हीं को कहते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो होते हैं वो जिले में परिवार कल्याण के कार्य कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि फरवरी कितने वर्ष बाद 29 दिन की होती है। तो फरवरी आप सभी को पता होगा कितने वर्ष बाद 29 दिन की होती है, तो 4 वर्ष बाद, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लेना कि 4 वर्ष बाद जो होती है फरवरी वो 29 दिन की होती है, क्योंकि लीप ईयर पड़ता है, ठीक है, 4 वर्ष बाद। तो चलिए ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। जितने भी 1-1 नंबर वाले थे मैंने सारे करा दिए जिस पेपर में आए हुए थे। और जो भी क्वेश्चन है मैं आपको, जो लघुत्तरी प्रश्न आए मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें, ठीक है। तो आप 1 नंबर वाले तो सारे याद कर लेना। लघुत्तरी में आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आता है तो उनके आंसर निकाल कर अच्छे से रट लेना, ठीक है। और तैयारी करते रहिए, अच्छे से लगे रहिए पढ़ाई में, गलतियाँ नहीं करना, कम से कम गलतियाँ हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेपर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना कि उसमें क्या पूछ रहा है। और एंड लास्ट में ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छे से पेपर देना, पास होना है, कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना, आपको अच्छे से लगे रहना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना लगे आपको, अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा तब भी उसमें कुछ ना कुछ लिख देना, खाली कुछ ना छोड़ना, ठीक है। सब कुछ करना है आपको। एंड ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।